इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने और कृष्ण भाई आपने और धर्मीर भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने हमारी दोनों की राम राम। नु बताओ जी धर्मवीर भाई, आज तो ओच पोच से हो रहे हो के बात भागते दौड़ते आए आप चौपाड़ में। नहीं धर्मवीर भाई, देखो बात तो ऐसी नहीं है, लेकिन कई बार जो है ना अंदर जाने कोई थाम भी लेवा, तो इस करके थोड़ी सी वार भी हो जाए। तो आज जो ना ये बताओ, पहला जो किसान वाणी कार्यक्रम है ना, उसमें आज सुनाओगे के प्रोग्राम लेके आए हो, क्या बात चर्चा करवा रहे हो, के भेंट वार्ता करवा रहे हो, वो तो बताओ। उसकी तो आप नो बताओ, आपकी जोड़े ये जो आप ले रहे हो पोर्टल इसी में यो, हाँ, यह जानकारी कड़े ते लेकर आए आप। पहले तो इस या सुनवाओ, पहले अपने वाली सुनवाओ। अच्छा, इसी के इंतजार में बैठे हो भी? इसी की हम तो जीवी तो सांस चढ़ रहे आपका, वहां कुछ ना कुछ लेकर आ रहे आज। तो धर्मवीर भाई सुनवाते हैं भाइयों को ये भेंट वार्ता जी। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रदीप मील, उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र से। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि जो जल शक्ति अभियान है उसके बारे में जानकारी दें कि जल शक्ति अभियान क्या है। देखिए, जल शक्ति अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि दिन प्रतिदिन जिला कुरुक्षेत्र का और जो भी पड़ोसी जिले हैं वहाँ जो जल स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है जी। जो डिपार्टमेंट द्वारा टाइम टू टाइम सर्वे करवाया जाता है, उसके अनुसार ये रिपोर्ट है कि साल में 2 से लेकर 3 मीटर तक जो वाटर टेबल है वो नीचे चली जाती है जी। और इसी को ध्यान में रख के हरियाणा सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा ये जल शक्ति अभियान चलाया गया है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में एक जानकारी और दें कि जो जल शक्ति अभियान है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो जो जल स्तर घटता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे का सारा क्षेत्र एक किस्म से रेगिस्तान में बदल जाएगा। किसी समय पहले भी यहाँ पे साधन नहीं थे इरिगेशन के, लेकिन जब से सरकारों द्वारा कैनाल का निर्माण किया गया है, ट्यूबवेल लगाए गए हैं, तो यहाँ पानी की भरपूर मात्रा प्राप्त हुई है। लेकिन जैसे हम जल दोहन कर रहे हैं, जैसे कि धान की खेती पे हमारा बहुत ज़्यादा जोर है, जो कि 1 लीटर धान को पकाने के लिए 5000 लीटर पानी लगता है। इस तरह और भी दूसरी कृषि की विधि हैं जिसमें हम ज़्यादा पानी खर्च करते हैं। यदि हम पानी का ठीक तरह से सदुपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन्स हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा और खेती के लिए भी, पानी पीने के लिए भी, पशुओं के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी किसी को पानी नहीं मिलेगा और ये दोबारा राजस्थान की तरह रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा। डॉक्टर साहब, देखिए, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि जो पानी है इसके बगैर जीना भी वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन जल शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या रहा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा मोटो ये है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, कि जहां भी पानी पड़े वहीं से उसको इकट्ठा करके उसका संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। इसके लिए कई विभाग सारे के सारे मिलके इसके काम कर रहे हैं। जैसे कि सूचना व जनसंपर्क विभाग है, उसके कलाकार गांव में जाकर नाटक और रागनियों के द्वारा जो गांव के में रहने वाले लोग हैं, शहर में रहने वाले हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि जल की बड़ी महत्ता है और इसको बचाया रखना हमारा धर्म है। इसी तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए
फोकस किया जा रहा है कि जब भी बरसात हो तो जो रूफ का पानी हो या जो फ्लो कर रहा है पानी तालाबों में, जोड़ों में, उसका कैसे संरक्षण किया जाए। पंचायतों द्वारा सोखते गड्ढे बनाए जा रहे हैं। इस बार उनका 2500 बनाने का लक्ष्य है और उसमें से अभी 1100 के करीब बन चुके हैं। इसी तरह कृषि विभाग के द्वारा भी 81 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं ताकि बरसात का जो पानी छत से बहकर वैसे व्यर्थ चला जाता है, वेस्ट चला जाता है, कि उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कैसे परिवर्तित किया जाए। इसी तरह लोक निर्माण विभाग द्वारा भी 18 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जिला कुरुक्षेत्र में बनाए गए हैं और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा भी मनरेगा की योजना में 45 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। मान लो वो ऐसे तालाब हैं जहाँ पे पहले पानी नहीं इकट्ठा होता था या वो पानी इकट्ठा होता था तो प्रॉपर नहीं होता था, उसका सही यूज नहीं था। उन तालाबों को भी दोबारा से एक किस्म से नया जीवन दान दिया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। इसी तरह जल और जीवन जो स्कीम है उसके अंतर्गत इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा 416 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये उन किसानों के खेतों में लगाए गए हैं जिन्होंने पिछले साल जो स्कीम अडॉप्ट की थी कि उनके खेतों में फसल का भी नुकसान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर जाकर वाटर टेबल उनकी खेतों में ऊंची आ जाए, इसके लिए किया गया है। इसके साथ साथ कृषि विभाग द्वारा भी 2-3 स्कीमें कि कैसे जल का दोहन किया जाए, कैसे उसकी बचत की जाए, चलाई जा रही हैं। सबसे पहली जो स्कीम है वो मेरा पानी मेरी विरासत है। इस स्कीम में उन किसानों के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि रखी गई है जो धान की बजाय मक्का की फसल करेंगे। दूसरा डायरेक्ट सीडेड राइस है, धान की सीधी बिजाई। उन किसानों जो ट्रेडिशनल विधि है, जो ट्रांसप्लांटेड राइस है, उसको छोड़कर यदि धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उनको 5,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। इस विधि का फायदा ये है कि इससे 25 से लेकर 30% तक पानी की बचत है। तीसरा, विभाग द्वारा पानी की बचत के लिए लेजर लैंड लेवलर पर सब्सिडी दी जा रही है। इस विधि से यदि किसान हर तीसरे साल लेजर लेवलर का यूज करता है तो उससे भी उसकी काफ़ी पानी की बचत होती है। तो इस तरह सभी विभाग मिलके अपनी अपनी जो भी एक्टिविटी है, जो भी उनके दायरे में है, उसको मिलके ये काम कर रहे हैं ताकि किसी तरह पानी के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, जैसे जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार भी कोई प्रयास कर रही है ताकि किसानों को भी फायदा हो या जो हमारे किसान भाई हैं उनके जो जमीन है उसका लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ जाए, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा कि वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं किसान के खेत में जी, और एक उसको स्ट्रक्चर को बनाने का लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा है जो कि सरकार के द्वारा वहन किए जा रहे हैं। लगभग 1100 का हमारा जिला कुरुक्षेत्र का टारगेट है, उसमें से 490 अभी तक बने हैं। तो जिन किसान भाइयों ने पहले एप्लीकेशन दी थी वो अभी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास जाके जो बचे हुए हैं वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर अपने खेत में बना लें ताकि आने वाले समय में उनको पानी की दिक्कत ना हो। यानी कि जो वाटर रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं, जैसे कि आप ये गड्ढे खोद रहे हैं उसके अंदर भी पानी ताकि इकट्ठा हो जाए और फिर वो जमीन के अंदर चला जाए, क्या ये सभी जो गड्ढे हैं इस प्रकार से वाटर रिचार्ज वाले ये सभी किसान बनवा सकते हैं या जिनके पास ज्यादा जमीन है वो ही बनवा सकते हैं? नहीं, ये सभी किसानों के लिए है। खास करके आपका शाहबाद है और बबैन है, पेवा है, इस्माइलाबाद है, जहाँ की वाटर टेबल जैसे कि दूसरे जो ब्लॉक हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रही है, तो उन ब्लॉक के लिए ये स्कीम है। कोई और जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं उनके लिए भी क्या स्कीम कारगर है? हाँ, ये 6 जिले लिए गए थे उस टाइम स्कीम के लिए। उसमें हमारा कुरुक्षेत्र है और कैथल है, फतेहाबाद है, सरसा है और कुछ पार्ट करनाल का है जहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। जैसे ये वाटर रिचार्ज है, क्या ये गांव के अंदर भी बना सकते हैं कोई तालाबों के आसपास या गांव किसी पंचायती जमीन में? देखिए, जो विभाग द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जो कि रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, वो सरकारी बिल्डिंग में बनाए जा रहे हैं। जैसे गांव में स्कूल है, एनिमल हस्बेंड्री का हॉस्पिटल है या पंचायत घर है तो उसमें बनाया जा सकता है। और यदि किसी किसान ने बनवाना है तो वो उसके खेत में बनाया जा सकता है जी। यानी कि सरकार इसके बारे में और क्या कदम उठा रही है? सरकार द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं और अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जा रहा है कि
कोई भी काम हो, चाहे आप कपड़े धोने का काम हो, चाहे आप फॉरेस्ट्री में प्लांटेशन का काम हो, चाहे इंडस्ट्री में यूज हो, जो भी लोग इसका पानी का यूज करते हैं उनको अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो और कोई जानकारी जैसे कि जो जल शक्ति अभियान है इसके देने के लिए आप क्या चाहेंगे कि ताकि जो वाटर रिचार्ज है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई बनवाएं और दूसरे व्यक्ति भी इसके बारे में थोड़े से जागरूक हों? देखिए, हर विभाग पानी की बचत के लिए अपनी अपनी स्कीम चला रहा है। जहाँ तक मैं कृषि विभाग की बात करूँ तो किसान के लिए धान की बजाय मक्का लगाने की ऑप्शन दी गई है, धान की सीधी बिजाई की दी गई है, लेजर लेवलर की दी गई है। तो इस स्कीम का वो जब भी ये स्कीम लॉन्च की जाती है खरीफ के सीजन में, क्योंकि ज़्यादातर इसी टाइम में मक्के की फसल ली जाती है और धान की सीधी बिजाई की जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब भी हम न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू जब भी देते हैं इसके बारे में सूचना, तो किसानों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन देखते हैं डॉक्टर साहब, कई बार जहाँ पर सूचना तो दे देते हैं लेकिन जो किसान भाई हैं वो ज़्यादातर धान फसल पर जोर देते हैं या गेहूं की जो फसल है उसके ऊपर जोर देते हैं, लेकिन मक्का की हो चाहे कोई दलहनी फसल हो इसके बारे में वो ज़्यादा जो है ना अपनी ज़मीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं आज। ऐसा क्यों? देखिए कि धान एक ऐसी फसल है इस एरिया के लिए, यदि एक बार आपने खेत में लगा दी तो वो जरूर सरकार एमएसपी पे खरीद लेगी जी। ये पहले का ये था, लेकिन अब सरकार ने जब से एमएसपी पे खरीदने के लिए मक्का को भी, दलहनी को भी और तिलहनी फसलों को अभी इस साल से शुरू किया है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि किसान धान की फसल छोड़ के मक्का है, तिलहन है और दलहन की तरफ जाएंगे। तो ये जो जानकारी आपने किसान भाइयों को डॉक्टर साहब आपने दी है, इससे किसान भाई अपने खेती के अंदर इसका भरपूर जो है ना फायदा उठाएंगे, फसलों का हेर फेर भी करेंगे और ज़्यादा मात्रा में मक्का हो या दलहनी फसल का भी उपयोग करेंगे। तो ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किशन भाई जी, बहुत अच्छी जानकारी दिलवाई आपने। तो देखिए धर्मवीर भाई, जो किसान भाई है ना समय समय पर अपन जो है ना उनको अच्छी अच्छी जानकारियां दिलवा दे रहे हैं। मतलब जल है तो कल है। कल है तो जल को बचाने के बारे में डॉक्टर प्रदीप मील ने, जो कि उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी बिल्कुल। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कृष्ण भाई जी धर्मवीर भाई, नु बताओ हाँ कि मौसम क्या कह रहा? धर्मवीर क्योंकि भाई, मौसम के बिना तो देखो किसानी के, खेती बाड़ी के काम होने संभव है ही नहीं। जी बिल्कुल जी। तो धर्मवीर भाई, आज का जो तापमान का जिक्र करें तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस।
और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री और न्यूनतम रहने की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस। और धर्मवीर भाई कहीं कहीं जो है ना बादल भी छाए रहने की पूरी संभावना है। कोई बूंदाबांदी भी हो उसका कड़ी हाँ, कड़ी हो सका कड़ी न कड़ी जी। हाँ। और अगर हम बात करें कि भी कार्यक्रम आप सोमवार ने क्या सुनवाओगे किसानवाणी में, उसके बारे में भी थोड़ा बता दो भाइयों ने। तो धर्मवीर भाई देखिए, पशुओं में जो गलघोटू रोग है ना, एक तो आप करेंगे चर्चा उसके लक्षण क्या है और किस तरह उनसे बचाव करना है। तो किसी विशेषज्ञ को बुलाओगे? उस दिन हम विशेषज्ञ रहेंगे हमारे डॉक्टर राजन चौधरी जी, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं जी। और आज की नसीहत के अंतर्गत हम बात करेंगे टमाटर, बैंगन, मिर्च की फसल की देखभाल के बारे में। तो आज की अगर आपने बात करी कि आज की नसीहत, तो आज की नसीहत के तहत भी तो बात कर लो कृष्ण भाई। धर्मवीर भाई देखो करेंगे देखो कल अपना 15 अगस्त का दिन है। हाँ है बिल्कुल। तो कल जो 15 अगस्त है, हाँ, तो बहुत बड़ा दिन है। देखो ये तो अपना पूरा राष्ट्रीय पर्व, अपना ये तो अपना राष्ट्रीय पर्व है। हाँ। तो इस राष्ट्रीय पर्व की हम तो आज ही मुबारकबाद दे दें गाँव भाइयों ने। हम तो देखो कल तो देखो अपना कार्यक्रम नहीं, लेकिन आप कहीं कराने कल नहीं दे दे आज। हाँ, हाँ। और एक क्यों ना देशभक्ति का एक गीत भी सुन लिया जाए। जी बिल्कुल, सुना है फिर। हाँ सुनाओ धर्मवीर भाई। ओ 15 अगस्त आजादी का दिन और सबके जोश भरना चाहिए, दुश्मन आगे चढ़ के खड़ जा कभी नहीं डरना चाहिए। 15 अगस्त आजादी का दिन सबके जोश भरना चाहिए, दुश्मन आगे चढ़ जा कभी नहीं डरना चाहिए। धर्म पे जिन भारत जाते कराया था, पटेल सिंह मरे देश हिंद पे जिन भारत आजादी कराया था। वीर शिवाजी की तरिया, वीर शिवाजी की तरिया, ये तो नाम अमर करना चाहिए। पूरे दुश्मन आगे बढ़ते डर जा सकते नहीं डरना चाहिए। 15 अगस्त आजादी का दिन सब कैसा भरना चाहिए, दुश्मन आगे डर जा सकते नहीं डरना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने भक्ति का प्रचार करा, महाराणा प्रताप सिंह ने देश से कितना प्यार करा। महाराणा प्रताप सिंह ने देश से कितना प्यार करा। लाला लाजपत राय को भी, लाला लाजपत राय को भी याद कदे करना चाहिए। पूरे दुश्मन आगे बढ़ते डट जा कभी नहीं डरना चाहिए। दुनिया में नाम भगत सिंह फांसी पे लटका बिल्कुल न घबराया था, सुभाष चंद्र रहे देश भक्त नहीं वेद आज तक पाया था। सुभाष चंद्र रहे देश भगत ना वेद आज तक पाया था। मीराबाई झांसी की रानी, मीराबाई झांसी की रानी, तुम जैसा पढ़ना चाहिए। दुश्मन आगे बढ़ते डर जा कभी नहीं डरना चाहिए। 15 अगस्त आजादी का दिन
सबके भरना चाहिए। दुश्मन आगे अड़ के जतिया गति नहीं मरना चाहिए। बापू गांधी प्यारा नेता दुनियादारी जाना, हुक्म सिर्फ हो गया स्वर्ग में तुम भी सीखो जाना। तेरे युद्ध में सिंह ते गया स्वर्ग में तुम भी सीखो जाना। लावरचन जगदीश गुरु का लावरचन जगदीश गुरु के चरण में शरणा चाहिए। दुश्मन आगे डट जा गति नहीं डरना चाहिए। 15 अगस्त आजादी का जन डरना चाहिए। दुश्मन आगे डट जा गति नहीं डरना चाहिए। कति नहीं डरना चाहिए। 15 अगस्त आज़ादी का दिन। तो कृष्ण भाई जी धर्मवीर भाई, ये थे दिलावर शर्मा और इनके साथी। तो भाइयों ने रागनी सुनी, बड़े मौके की रागनी सुनाई कवि ने। तो कृष्ण भाई जी, एक चीज का आजकल के दिनों में ना बड़ा भारी दिक्कत आवे। हाँ, खास करके पशुओं के मामले में। जिन भाइयों ने पशु पाल रखे, चाहे दुधारू पशु हैं या छोटे बछड़ू हैं, कटड़ू हैं, भैंस हैं, गाय हैं, सारे के सारे जितने भी पशु हैं, इनमें आजकल जो है ना, ये मौसम में देखो आपने पता नमी ज़्यादा हो जाए, गर्मी ज़्यादा, बरसात में एक तो तापमान ज़्यादा हो गया, और फिर दूसरा नमी भी बढ़ गई। तो ऐसे में फिर ये जो भाई ये परजीवी है ना, इसमें ये लगा लो कि जितने मक्खी, मच्छर, जूं, किलियाँ, पिस्सू, माइट्स, मकड़ी, चीचड़ी, ये सारी की सारी जो पशुओं को लग जाएं और पशुओं को नुकसान पहुंचावें, दुधारू पशुओं का दूध सुखा दें और दूसरे पशुओं का खून चूस लें। तो ऐसे में पशुपालक भाइयों को क्या राय दोगे कि भाई इनका हमने देखो कंट्रोल तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल, पशु पाल रखे हैं तो हमने कोशिश ये रखनी पड़ेगी भाई दवाई से काबू आओ तो दवाई से, लेकिन दवाई का इस्तेमाल शुरू में ही ना करें भाई। बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि भाई अपना जो प्रबंधन है कि भाई पशुओं की नियमित रूप से जांच करावें, शरीर पे एक आधी चीचड़ी लग रही हो उन्हें तार दें। बिल्कुल हैं। और जो पशुओं के बाड़े हैं वहाँ हम दवाई का इस्तेमाल करके, वहाँ छिड़काव करके, वहाँ कीट रहित कर दें उसको, बाड़े को। एक बात हो रहा धर्मवीर भाई जी, अगर सारे काम के एकदम कर दे नहीं तो ये ज्यादा फायदेमंद बता हमारा। वो तो है ही फिर। क्योंकि जो सारा का सारा काम जब सारे ग्रामीण स्तर पे, मतलब पूरे गांव के स्तर पे एक दिन करेंगे ना, तो फिर उन्होंने भागने में रास्ता नहीं पाएगा। और जहाँ तक बात है भाई, ऐसा भी इंतजाम होना चाहिए कि जल के निकास की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। और जो पानी के टैंक हैं जिनको हमने पशुओं को पियाने के लिए रख रखा, तो ढक रखें, उसमें मच्छर मक्खी नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। और नहीं तो मच्छर मक्खी बड़े भारी नुकसान पहुंचावे पशुओं को। और दूसरी बात ये कि पशुओं को आजकल ना सूरज उगने से पहले, बिल्कुल, और सूरज छिपने के बाद घर से बाहर ना काटें, कोई कीड़ा काटा 100 नुकसान कर सके। और खिड़की दरवाजों पर जालियों का इस्तेमाल करें, और जो नीम के पत्ते की जो है ना धूड़ी दे दें, इसमें धूमड़ी कर दें। भाई देखो आजकल करें भी हैं और उसका फायदा भी बहुत है, करनी भी चाहिए। तो इसी तरीके से जो है ना, अब अगर बात करें कीटनाशकों की, तो फिर कीटनाशकों का प्रयोग भी करें भाई, लेकिन डॉक्टरों की सलाह लें कौन सी दवाई का, कितना कीटनाशक का प्रयोग करना, कैसे इस्तेमाल करना, वो सारी की सारी डॉक्टरी सलाह के हिसाब से फिर कार्रवाई करें। बिल्कुल। तीसरा एक विधि हो सकती है कि भाई जीव के, कहते ना जीव ने जीव खावे। तो ये जो जीव लगते हैं जो नमी में पशु के शरीर में, एक और इनके जो दुश्मन कीट हैं, उनको दुश्मन जीव हैं, उनको अगर हम छोड़ दें बिल्कुल पशु के साथ, तो फिर वो इनको मच्छरों को, इनको मकड़ी को या जो सी चीचड़ी को, उसको खा जाती है। और फिर उसमें मतलब ना भी जीव को जीव ही खाता है, पशु का बचाव हो जाता है। तो इस तरीके की बातें अगर हों तो भाई हमारे पशुओं की रक्षा भी होगी। बिल्कुल। और दूसरा ये कि भाई हम अगर पशु की रक्षा होगी तो दुधारू पशुओं का दूध बढ़िया होगा। बिल्कुल, बढ़ेगा दूध। और जो दूसरे पशु हैं उनके जो कमजोरी नहीं आएगी, बीमारियां नहीं आएंगी। बिल्कुल।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ले भाइयों से इजाजत। जी धर्मवीर भाई। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।